नमस्ते स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म होता है 1865 में और इनकी मृत्यु होती है 1907 ईस्वी में। इन्होंने अनेक पत्रों का संपादन किया, उसमें है अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र, कोहिनूर आदि। इनके प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। इनकी जो पहली शिक्षा होती है, इन्होंने जिस प्रकार आरंभिक शिक्षा अर्जित की वह शिक्षा इनकी उर्दू में थी और हिंदी इन्होंने बाद में सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मिडिल यानी 8वीं कक्षा तक, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक है। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। जैसे दो युग हो गए, एक तो भारतेंदु युग और एक हो गया द्विवेदी युग। इन दोनों के बीच की कड़ी को बाल मुकुंद गुप्त के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। उन्होंने अनेक पत्रों का भी संपादन किया। उनके प्रमुख पत्र हिंदी में और उर्दू में दोनों में छपते थे। उर्दू के समाचार पत्र उनके कौन कौन से थे? उर्दू के समाचार पत्र थे अखबार चुनार और कोहिनूर। उन्होंने दो पत्रों का उर्दू में संपादन किया। और उनके हिंदी के अखबार कौन कौन से थे? उनके हिंदी के अखबार थे हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र। ये 3 पत्र उनके समाचार पत्र उनके हिंदी में निकले थे और 2 निकलते थे उर्दू में। उर्दू में थे अखबार चुनार और कोहिनूर, और हिंदी के समाचार पत्र थे हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र। स्वाधीनता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। निर्भीकता यानी निडर। साथ ही उनमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। व्यंग्य यानी कटाक्ष। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिष्ठा शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। अस्थिरता शब्द के ऊपर उनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त की सबसे ज़्यादा बहस होती है स्थिरता शब्द के ऊपर। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य करती है। व्यंग्य यानी कटाक्ष करना। और यह लिया गया शिव शंभू के चिट्ठे पाठ का एक अंश है। यह पाठ वायसराय करजन जो कि भारत का वायसराय था, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहा के शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। अरे उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था और अंग्रेज़ों के शासनकाल में वायसराय का पद भारत में सबसे बड़ा पद था। और वायसराय लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 2 बार भारत के वायसराय बने। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोच्च उपयोग करना था। उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था कि हमारा वर्चस्व भारत के अंदर स्थापित हो। किनका वर्चस्व? अंग्रेजों का वर्चस्व। उस समय का यही एक धारणा थी। उस समय की यही एक धारणा थी कि अंग्रेज लोगों का वर्चस्व भारत में स्थापित हो और यहाँ के जितने भी संसाधन हैं, यहाँ जितनी भी पैदावार हो रही है, जितने भी यहाँ पर संसाधन है, उनका उपयोग किसके अंदर हो? उनका उपयोग हो अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति सुधार करने के अंदर। उनके हित में यहाँ के संसाधनों का उपयोग हो। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे।
लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं? लॉर्ड कर्जन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों का आधिपत्य भारत में स्थापित हो और उनका वर्चस्व, सबसे ज़्यादा वर्चस्व अंग्रेज़ों का ही भारत में रहे, और उसकी निरंकुशता के पक्षधर वो थे। अब लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं? लॉर्ड कर्जन जो समाचार पत्र छापने वाली जो एजेंसियाँ हैं, प्रेस, जिन्हें अपन प्रेस बोलते हैं, उन पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जो समाचार पत्र छपते हैं, जो प्रेसें होती है, उन प्रेसों पर भी लॉर्ड कर्जन ने निरंकुशता स्थापित कर दी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अतः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। अब जो भी कमेटी गठित होती थी उसमें उन्होंने अपने मनपसंद के लोगों को ही सदस्य नियुक्त किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इस कारण यहाँ पर और विदेश में सब जगह, दोनों जगह उन्हें नीचा देखना पड़ा। क्यों देखना पड़ा? कि जितनी भी कमेटियाँ थी उनमें उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को ही लिया, इसलिए उन्हें यहाँ पर भी और विदेश में भी नीचा देखना पड़ा। और इससे तंग आकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया 1905 में और वापस इंग्लैंड चले गए। अब इस चैप्टर में क्या है? पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख तथा लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। भारतीयों की बेबसी, भारतीयों का दुख, भारतीय किस प्रकार लाचार थे, इन सब को व्यंग्यात्मक ढंग से यानी कटाक्ष करते हुए लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। किसने? बालमुकुंद गुप्त ने। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। शिव शंभू के चिट्ठे उस समय लिखा गया था जब भारत में प्रेस के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी थी, यानी कि प्रेस के ऊपर अंकुश लगा दिया था लॉर्ड कर्जन ने। उस समय यह लिखा गया था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। कौन सा? शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू के चिट्ठे उस समय एक साहसिक गद्य का नमूना था। अब यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे से जो लिया गया है विदाई संभाषण, उसका एक अंश है। विदाई संभाषण है जो कि शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया एक अंश है। इसके अंदर बालमुकुंद गुप्त क्या कहते हैं? माय लॉर्ड। लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान, स्वामी। अंत में आपके शासनकाल का इस देश से अंत हो गया। आपके? किसके? लॉर्ड कर्जन के। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपको आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं विदाई संभाषण, यानी उनकी विदाई के समय का भाषण है। ये उनकी विदाई के ऊपर भाषण दे रहे हैं कि आपको भी पता नहीं था कि मुझे इस देश से यहाँ से इस तरीके से जाना होगा। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, कौन? बालमुकुंद गुप्त की बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी जो बिछड़ने का समय होता है वह बहुत ही ज़्यादा करुणा का होता है। अरे आप दो दोस्त हैं, एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार का दुख यहाँ पर कर्जन को होता है।
आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। कटाक्ष भी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कटाक्ष कर रहे हैं कि जब आप दूसरी बार वायसराय बनकर जब भारत आते हैं 1904 में, तो यहाँ के लोग प्रसन्न नहीं थे। कोई भी भारतवासी यहाँ पर प्रसन्न नहीं था। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए कि यहाँ के लोग चाहते थे कि आप फिर ना आए, लेकिन आप वापस वायसराय बनकर आते हैं तो यहाँ के लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, मतलब पधारें यानी यहाँ से जाएं। श्रीमान कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन चाहते थे? बालमुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि यहाँ के लोग चाहते थे, भारत के लोग चाहते थे कि आप जल्दी यहाँ से पधारें, यानी जल्दी यहाँ से जाए, आपका कार्यकाल जल्दी खत्म हो। पर ओ, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुण उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वेर भाव छोड़कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को भी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। माय लॉर्ड का देश देखने का यानी माय लॉर्ड किसे कहा गया? माय लॉर्ड कहा गया है मेरे स्वामी। उनका स्वामी कौन था? उनका स्वामी था वह लॉर्ड कर्जन। वह उन्हें कह रहे हैं माय लॉर्ड। यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त क्या कह रहे हैं? माय लॉर्ड माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को भी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। माय लॉर्ड का देश यानी लॉर्ड कर्जन का देश। लॉर्ड कर्जन का देश कौन सा था? लॉर्ड कर्जन का देश था इंग्लैंड। दीन ब्राह्मण कौन? दीन ब्राह्मण बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन, आपका देश देखने का सौभाग्य तो मुझे यहाँ मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता कि आपके वहाँ पर, कहाँ पर? इंग्लैंड में। आपके वहाँ इंग्लैंड में लोगों से बिछड़ने पर दर्द कैसा होता है। भाई मुझे तो यहाँ का पता है, यहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वहाँ के लोगों का पता नहीं कि वहाँ के लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने पर कितना दर्द होता है कि नहीं होता है, इस बात का मुझे पता नहीं है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें से एक अधिक बलवाली थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि बालमुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि यहाँ इस देश के जो पशु पक्षी हैं उनको भी बिछड़ने का बहुत बड़ा गम होता है। गम यानी दुख होता है। उनको भी, पशु पक्षियों को भी अपने एक दूसरे पशु से या अपने मालिक से बिछड़ने पर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और वो कह रहे हैं कि एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें से एक अधिक बलवाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। यानी कि शिव शंभू के 2 गायें थी और उन 2 गायों में एक गाय बलवाली थी और एक गाय कमज़ोर थी। तो बलवाली गाय तो अपना बल दिखाएगी, इसलिए वह अपने सींगों से, कौन? बलवाली गाय अपने सींगों से जो कमज़ोर गाय थी उसे गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। अब शिव शंभू ने क्या किया? शिव शंभू ने जो गाय, बलवाली गाय थी, उसको एक पुरोहित को दे दिया दान में। कहा कि साहब आप ले जाओ, ये गाय बदमाश है, आप ले जाओ। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक भी नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बालमुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि जो बल वाली गाय थी वह पुरोहित को दे दी गई, तो जो कमज़ोर गाय थी उसे अधिक दुख हुआ। और उसने, वरंच का अर्थ होता है बल्कि, वरंच का अर्थ होता है बल्कि उस दिन वह गाय भूखी खड़ी रही। कौन है? दुर्बल गाय। क्यों? कि जो बल वाली गाय थी वो पुरोहित को दे दी गई, वो अकेली पड़ गई, इसलिए वह गाय, उन दोनों के बिछोड़ने से वह गाय अधिक दुखी हुई, अधिक दुखी होती है और वह उस दिन चारा पाने कुछ नहीं करती है। माय लॉर्ड, जिस देश में पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। अब यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त क्या करें? बालमुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि
ऐसा देश, जिस देश में पशु भी क्या है कि एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उन्हें अधिक बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो सोचो समझो कि अगर आदमी बिछड़े तो उस देश के लोगों को कितना दुख होगा, उस देश के मनुष्यों की दशा कैसी हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। क्यों नहीं है कि आप देख लो, अगर उस देश के पशु भी क्या है कि बिछड़ते हैं, उस देश के पशु भी बिछड़ते हैं तो उन्हें अधिक दुख होता है, तो लोगों को तो दुख होगा ही होगा। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनका जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि आप उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। अब यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन की बात कि आपने इस देश के लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है। आपने तो इस भारत के अंदर जो खेल खेला, आपने तो उसे सुखी समझकर खेला था, लेकिन यहाँ के लोगों को वह घोर दुख देने वाला था। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी, भगवान भी यह नहीं जानता कि उस खेल का सुखांत, उस खेल जो उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। अब दर्शक यानी भारत के लोग भी ये नहीं जानते और भगवान भी ये नहीं जानता कि जो कर्जन ने किया वह तो उसने सुखांत यानी सुखी समझकर किया, लेकिन वह इतना दुखांत हो जाएगा ये तो भगवान भी नहीं जानता था। जिसके आदि में सुख था, मध्य सीमा के बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरे को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं थी। अब यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त कटाक्ष के ऊपर कटाक्ष यानी व्यंग्य के ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन के ऊपर। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। एक बार बम्बई यानी वर्तमान मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उनके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त का अर्थ होता है मन। कवि कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो किया, आपने यहाँ पर सारा उल्टा ही उल्टा किया। आपने कहा कि मैं भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँ कि मेरे बाद में जितने भी आएंगे, जितने भी वायसराय आएंगे वह सुख की नींद सोएंगे, लेकिन आपने उसका उल्टा कर दिया। आपके बाद जितने भी वायसराय आएंगे उन्हें न जाने कितने दिनों तक भूख और प्यास झेलनी पड़ेगी। ये बात बालमुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि आपने अपना बिस्तर यानी खुद को तो राख के ऊपर लिटा लिया और जो भारतीय उनको तवे पर पानी की बूंदें जिस प्रकार गिरती है, गर्म तवा होता है उस पर पानी की बूंदें गिरती है तो वह उछलती है, छन छन बोलती है और वह क्या करती है, उछलती है। उसी प्रकार आपने यहाँ भारत के लोगों को उसी प्रकार नचाया। उस गर्म तवे पर जैसे पानी की बूंदें गिरती है वह बूंदें उछलती है, छन छन करती हैं, उसी प्रकार आपने उसी बूंद की तरह, तवे के ऊपर गिरी बूंद की तरह आपने भारत के लोगों को नचाया है। भारत के लोगों को इतना दुख दिया है आपने, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। किसका? कि इस चीज़ का लोगों के चित्त पर यानी भारत के लोगों के मन पर बड़ा ही गहरा दुख है। अब यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त आगे क्या कह रहे हैं? बालमुकुंद गुप्त कह रहे हैं, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है।
बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि आपकी शान इस देश में क्या थी और अब क्या हो गई है, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, यानी आपका पद कितना ऊंचा था और अब आप यहाँ पर इस देश में कितने नीचे गिर गए हैं। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़ अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं अलिफ लैला जो कि धारावाहिक था उसके अंदर जो अलादीन था वह अपना चिराग रगड़कर अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अलिफ लैला एक धारावाहिक है उसके अलादीन ने चिराग को रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा यानी बगदाद के अंदर खलीफा का पद सबसे बड़ा था और उसने वहाँ पर वह शान और शौकत नहीं देखी जैसी शान और शौकत आपने भारत के अंदर देखी। लॉर्ड कर्जन को कह रहे दिल्ली दरबार में आपने देखी, आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त कह रहे हैं कि आपकी और आपकी लेडी यानी जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी वाइफ, उन दोनों की कुर्सी कैसी थी, सोने की थी। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई आपके जो राजा हैं उनकी कुर्सियाँ कैसी थी, उनकी और उनकी पत्नी की कुर्सियाँ कैसी थी, वो थी चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे, यानी इस देश के लोगों ने आपको तो सलाम पहले ही किया लेकिन आपके जो राजा थे उनको बाद में किया। इस देश का जो महाराज था, इस देश का जो राजा था उसे सलाम बाद में किया, उससे पहले आपको किया। इस देश के बादशाह को बाद में ही सलाम किया लेकिन आपको इस देश के लोगों ने पहले सलाम किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, पौधा चंवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि एक जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ गिरे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। सिर के बल नीचे आना यानी बुरी तरह हारना, पटकनी खाना यानी हार जाना। जंगी लाट कहा गया सेना में बड़ा अफसर। अब यहाँ पर वह क्या कहते हैं बाल मुकुंद गुप्त की आपकी दशा इस देश में इस दोबारा जब आप बनकर आए, वायसराय बनकर आए, तब आपकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई। क्यों हुई कि आपने इस देश को बर्बाद ही करने का काम किया, आपने इस देश के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। इसलिए जंगी लाट यानी सेना के बड़े अफसरों के मुकाबले आपको पटखनी खानी पड़ी। यानी आपको सेना में जो बड़े अफसर थे उनके मुकाबले आप उनके मुकाबले बड़े थे लेकिन आपको क्या करना पड़ा, आपको नीचा देखना पड़ा। आपका हाथी जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे रहता था और आपका होदा कहते हैं हाथी के ऊपर जो रखा जाता है जिसके अंदर आदमी बैठता है उसे कहते हैं होदा, वह भी आपका सबसे ऊंचा था। और भगवान और इंग्लैंड में एडवर्ड के बाद में इस देश में आपका ही दर्जा सबसे ऊंचा था, लेकिन आपके जो कारनामे वह अच्छे नहीं थे, इसलिए आपको क्या है कि नीचा देखना पड़ा, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे कल। इसके जो कठिन शब्द हैं वो आपको देखने हैं। ओके, थैंक यू।